ये शायद इसकी खुशकिस्मती थी कि वो ऐन इस वक्त घर में दाखिल हुआ जब नूरी पर इल्जामात के पहाड़ तोड़ दिए गए थे। वो कटहरे में सर झुकाए खड़ी बुरी तरह रो रही थी और ताबिंदा बेगम का पारा इस कदर हाई था कि वो चिल्लाते हुए इसे कायल करने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ इसने रात रजिया को कहा है वो सच है। वो दाखिली दरवाजे में ही खड़ा रह गया। ताबिंदा बेगम, इसकी चची सारा बेगम और इसका चचाजाद वकास, जो कि अभी सिर्फ 12 साल का था, वहां पर मौजूद थे और इर्द गिर्द मुलाजमीन की लाइन लगी हुई थी। सब लोगों को कटहरे में खड़े थे, लेकिन वो लड़की नुमाया थी जो सर झुकाए रो रही थी। और नूरी को इस हालत में रोता हुआ देखकर इसका दिल पसीज गया। वो फौरन अंदर दाखिल होते हुए आगे बढ़कर इन्हें सलाम करके ताबिंदा बेगम को गले लगा गया। जब ताबिंदा बेगम ने सारी बात को भुलाते हुए अपने शहजादे का माथा चूम लिया, मेरी जान तुम यूं अचानक आ गए। वो इसे पूरे 3 दिनों के बाद देख रही थी। जी आपको बताया था कि मीटिंग है तो 1-2 दिन दूसरे शहर में रहना पड़ेगा। सबसे मुलाकात करने के बाद इसने पलटकर नूरी को देखा था और ताबिंदा बेगम को एक बार फिर इसका ख्याल आ गया। इससे पहले कि वो नूरी के मुतल्लिक इससे कुछ भी बताती, मर्दान खाने से उठकर आते हुए दिलावर खान को देखकर सारे मुलाजमीन एक एक करके गायब होने लगे थे और वो भी अपने शहजादे को देखकर निखर से गए। ताबिंदा बेगम ने एक बार फिर बात का सिलसिला वहीं से जोड़ दिया। आगा जान, आप जानते कि ये लड़की इस घर में रहते हुए कौन से चांद चढ़ा चुकी है। इसने रजिया को खुद बताया कि ये हामला है और दिलावर खान के चेहरे की रंगत भग से उड़ गई। वहीं शहराम खान को भी हकीकतन एक झटका लगा था नूरी के बारे में सुनकर। बहू, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? दिलावर खान की आवाज में भरम था, एक रोब था, एक असर था जो सब पूरी हवेली पर छाया हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आका जान, आप चलें तो रजिया से पूछ लें। रजिया बताओ। आगे बढ़कर वो इनके इशारा करने की देर थी। रजिया फौरन आगे बढ़ने लगी, लेकिन इसकी बात सुनने से पहले नामहसूस तरीके से आगा जान ने एक निगाह शहराम खान के चेहरे पर डाली थी और इसे नफी में सर हिला दिया। इनके चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। वो खुद हैरान और परेशान था। नूरी के बारे में ऐसी बात सुनकर इसे हकीकत में कोफ्त हो रही थी और इस वक्त बच्चों की तरह रोती हुई नूरी पर इसे ख्वामखा ही तरस आ रहा था। जी बड़े साहब, इसने रात मुझे खुद बताया था कि इसे लगता है कि ये माँ बनने वाली है और अब बेगम साहिबा के पूछने पर ये बिल्कुल खामोश खड़ी मुझे झूठा साबित करने पर तुली हुई है। और आगा जान की सख्त आवाज ने रजिया को कांपने पर मजबूर कर दिया था। तुम जानती हो कि वो बच्ची है, अभी इसकी उम्र क्या है? रजिया, अगर इसके मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई तो बात बढ़ाने का क्या मकसद था? जाओ वापस, और नूरुलैन तुम भी जाओ। बच्चे अपने क्वार्टर में इन्होंने इसे वापस भेज दिया था और सारा बदमजा होकर उठ गई। पता नहीं आगा जान इस लड़की की इतनी साइड क्यों लेते हैं। इन्हें हमेशा से यही बात परेशान किए रखती थी कि आगा जान की आंखों का तारा क्यों है। वो लड़की मुलाजमा होने के बावजूद भी वो कभी इसे किसी काम में गुनहगार नहीं ठहराते और ना ही इन्हें अच्छा लगता है कि वो किसी भी वजह से यूं कटहरे में खड़ी रहे। हालांकि वो मुलाजमिन की छोटी छोटी बात पर अच्छी खासी छानबीन करते थे और ये कोई मामूली बात नहीं थी। सारा बेगम के उठकर अपने पोर्शन में जाने के बाद ताबिंदा बेगम भी अपने कमरे में चली गई। कि मैं क्या सुन रहा हूँ? बरखुरदार, क्या तुमने नूरुलैन के साथ कोई रिश्ता? इन्होंने दानिस्ता तौर पर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया और शहराम ने पलटते हुए लैपटॉप वाला बैग संभाला था। आगा जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इससे शर्मिंदगी घिरे हुए थी तो फिर नूरुलैन को समझाओ। इसकी थोड़ी सी गलती हवेली में वो कहराम बर्पा कर सकती है जिस कहराम से डरने के लिए मैंने आज तक इसकी हैसियत को छुपा कर रखा। इससे अपनी जुबान को संभाल लेना चाहिए। और वह इस बात में सर हिलाते हुए उठकर कमरे में चला गया। इसकी थकावट का ख्याल करते हुए आगा जान ने भी बात को मजीद नहीं बढ़ाया और जब चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए। अब डर के वक्त ही सब मुलाकात होनी थी और दोबारा इस किस्म का कोई जिक्र छिड़ जाता तो वो बात को संभाल लेते। हवेली के 2 पोर्शन थे और दोनों भाई अलग-अलग पोर्शन में रिहाइश पजीर थे, जबकि दोनों भाइयों की इकलौती बहन सितारा बेगम यानी कि आगा जान की इकलौती बेटी शादी करके बैरून मुल्क में मुकीम थी। इनके बड़े बेटे की जवानी में डेथ हो चुकी थी। हार्ट अटैक के बाइस शम साहब की अचानक मौत ने आगा जान को तोड़ कर रख दिया था, लेकिन फिर भी वो मजबूत आसाब के मालिक थे। इन्होंने जल्दी खुद को संभाल कर अल्लाह की रजा में राजी होना सीख लिया, लेकिन फिर भी अपने बेटे की कमी को अपने पोते की मौजूदगी से पूरी कर लिया करते। इनके 2 बच्चे थे, शहराम और शहराम इससे छोटी बहन निदा, जबकि वकार साहब दूसरे पोर्शन में आबाद थे जिन्होंने अपने हिस्से का बिजनेस संभाला हुआ था। और इनके भी 2 बेटे थे, वकास और जकरिया। डिनर के वक्त दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक ने शहराम को चौंक जाने पर मजबूर कर दिया। ये रजिया नहीं थी, वरना रजिया दस्तक देने के साथ ही पैगाम सुनाकर वापस पलट जाती। वो आगे बढ़कर दरवाजा खोल चुका था और सामने खड़ी नूरी को देखकर इसने फौरन इधर उधर देखते हुए नूरी को थाम कर कमरे में दाखिल करते हुए दरवाजे को जोर से बंद कर दिया।
इस वक्त वो बिल्कुल फ्रेश था, ब्लू कलर की टी शर्ट में। इसकी वजाहत मजीद उभर कर वाज़ेह हो रही थी। माथे पर बिखरे हुए बाल इससे दिलकश बना रहे थे। नूरी ने बस एक नजर इसके चेहरे पर डाली और दूसरी नजर झुका ली थी। खान साईं, इसके लबों से हल्की सी सरगोशी निकली और शहराम ने मजीद इसे अपने करीब कर लिया। क्या कहती फिर रही हो तुम लोगों से कि तुम माँ बनने वाली हो? वो इसे जरा सी सख्ती दिखा रहा था। इसकी एक नजर शहराम की आंखों में देखा और दोबारा अपनी पलकों को झुकाकर आहिस्तगी से इस बात में सर हिला दिया। इसके चेहरे की सुर्ख रंगत और लबों पर बिखरी हुई मुस्कुराहट की वजह से शहराम सर पीट कर रह गया। तुम जानती भी हो कि माँ कैसे बना जाता है? वो दोबारा इससे पूछ रहा था और न जाने क्यों वो शर्माते हुए अपने गुलाबी लबों को मजीद चबा रही थी। खान साईं, इस रात जब हम दोनों साथ सोए थे वो इस रात की तस्करी की याद दहानी करवा रही थी। जब इसकी बीमारी का ख्याल करते हुए शहराम ने इसे अपनी धड़कनों के करीब सुला लिया था और इस मासूम लड़की को ये लग रहा था कि एक रात खान साई के करीब सोने की वजह से वो माँ के दर्जे पर फायज होने वाली है। और ऐसी लड़की थी जिस पर वो चाह कर भी गुस्सा नहीं कर सकता था। इसका दिल चाहा कि सामने खड़ी 18 साल इस कमसन मासूम कली को मतलब समझा दे कि कितना करीब आना पड़ता है शौहर को, तब बीवी माँ के दर्जे पर फायज होती है। लेकिन इसकी मासूमियत का ख्याल करते हुए इसके चेहरे को ठोड़ी से पकड़कर अपने चेहरे के करीब कर लिया था। शहराम की गर्म सांसें इसके चेहरे पर पड़ते हुए इसके चेहरे की रंगत को मजीद सुर्ख कर रही थी। इस रात सबके सो जाने के बाद तो मेरे कमरे में आओगी, लेकिन यकीन रखना कोई भी हवेली में बेदार ना हो। तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा कि शौहर के कितना करीब आने पर बीवी माँ बन जाती है। इसके कान के करीब झुकते हुए वो सरगोशी कर रहा था और वो कसम साते हुए जरा सा दूर हो गई। इसके जज्बात इस वक्त बेताब हो रहे थे कि वो इस नाजुक सी लड़की को अपने बाजुओं में भर लेता जो बिलाशुबा बेहद हसीन थी। इतनी हसीन कि इसके बेदाग हुस्न पर वो मुकम्मल दस्तरस रखता था, लेकिन वक्त का तकाजा था कि वो इस वक्त इससे दूरी बनाए रखता। खान साईं, क्या मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ? इसने अपना सवाल दोहराया और शहराम ने नफी में सर हिला दिया। अगर तो माँ बनने वाली होती तो इस नाजुक से पेट में कुछ तो हलचल होती। अपने लबों की मुस्कुराहट को लबों में दबाकर वो आहिस्तगी से उंगलियां इसके पेट पर फेर रहा था, जो फौरन ही शहराम की गुस्ताखियों पर दूर हो गई। डिनर के लिए नीचे आ जाएं, बड़ी बेगम साहब आपकी मुंतजर है। वो फौरन से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई और वो बस इसकी खुशबू के झोंके को महसूस करता रहा। ऐसा नहीं था कि वो इसके इश्क में पूरा डूबा हुआ था, लेकिन बेवक्त और हालात ने जिस तरह इसे नूरुलैन के करीब लाकर खड़ा कर दिया था और हालात का तकाजा था कि वो इसे अपने दिल की बड़ी ऊंची मसनत और सारी मुसाफतों को खत्म करते हुए इसे एहसास दिलाना पड़े कि वो इसके शौहर के दर्जे पर फायज हो चुका है। इस जालिम दुनिया में नूरुलैन का इसके अलावा और कोई नहीं था। अगर चंद गिने चुने रिश्ते भी थे तो वो इस बात से कतराते थे कि नूरुलैन के साथ रिश्ता इस्तेमाल करते हुए वो खुद भी बदनामी की इस राह के मुसाफिर बन जाएंगे जो सरासर इल्जामात से लपट कर बेनाम मंजिल की तरफ धकेल देती है, जहां दुनिया सिर्फ तमाशबीन का किरदार अदा करती है। काश मैं तुम्हें बता सकता कि तुम्हारी मासूमियत को नोचने के लिए तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद भेड़िए तुम पर ताक लगाए बैठे हैं। काश मैं तुम पर अपना हक जाहिर कर सकता नूरी, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन तुम सब कुछ पालोगी जिसके तुम हकदार हो। खुद से मुखातिब होकर वो एक पुख्ता अहद कर चुका था और कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरते हुए वो डिनर की गर्ज से आ गया जहां सारे फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। वो भी एक ऐसी शाम थी जब आगा जान ने इसे एक नामालूम लोकेशन पर बुलाया। बहरहाल वो हैरान और परेशान था, आखिर आगा जान ने इसे यहाँ पर क्यों बुलाया, लेकिन वहां पहुंचकर इससे अंदाजा हुआ कि इसे किसी खास मकसद के लिए यहाँ बुलाया गया है। छोटा सा घर जो गालबन किराए का था, निहायत ही गरीबी की जिंदगी गुजारकर आखिरी सांसें लेती हुई वो खूबसूरत औरत जो उम्र के इस हिस्से में भी अपनी खूबसूरती से किसी को भी मात दे सकती थी। वहां आगा जान अकेले नहीं थे, इसका चचा यानी कि वकार साहब भी वहां पर मौजूद थे और निहायत गमगीन और परेशान नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था पिछले कुछ दिनों से आगा जान और वकार साहब के दरमियान कुछ ऐसे मसाइल चल रहे हैं जिनमें कोई भी वाकिफ नहीं है, लेकिन ये मसाइल इतने गंभीर हैं कि वक्ती तौर पर आगा जान ने वकार साहब से बोलना भी तर्क रखा है। वो शदीद परेशानी और गुस्से का शिकार है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि हकीकत क्या है। वो सलाम करते हुए करीब बैठ गया। आगा जान ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा था। मुझे तुम्हारी जरूरत है बरखुरदार, वो कह गई और बस इन्हें देखता रह गया। ऐसे अंदाजा नहीं था कि मामला क्या है, मामला किस हद तक पहुंचा हुआ है। बस आगा जान ने कहा था कि इसे नूरुलैन से निकाह करना होगा और वो बदलते हुए इन दोनों को देखता रह गया। आगा जान आप क्या कह रहे हैं? इस औरत की मौजूदगी में वो ज्यादा ऊंचे लहजे में बात नहीं कर सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे लग रहा था कि इस सब के पीछे इस औरत का हाथ है और नूरुलैन जिससे अभी तक इसने देखा नहीं था, जिसे वो जानता नहीं था। आगा जान इससे इसकी शरीके हयात बनाने पर तुले हुए थे। इनकी सुर्ख आंखें बता रही थी कि कहानी कुछ और है। और वकार साहब का झुका हुआ सर इस रोज तो वो उठकर घर वापस चला आया, लेकिन इस रात आगा जान ने इससे दोबारा अपने कमरे में बुला लिया था।
आपको लगता है कि इस घर में मौजूद किसी भी लड़की को अपनी शरीक हयात बनाऊंगा। आगा जान आप क्या चाहते हैं मुझसे? वो सर पीट कर रह गया। सिर्फ एक बार मेरे कहने पर हामी भर लो, तुम्हें बहुत ज्यादा हकीकत बता दूंगा और हकीकत सुनकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे आगा जान कितने मजबूर हैं। इस वक्त इन्होंने पगड़ी उतार कर इसके कदमों में रखनी चाहिए थी। वो तड़पते हुए इनके हाथों को वहीं थाम कर रह गया। आगा जान इसे दहलते हुए ने देखा था और सर नफी में हिलाते हुए इनके हाथों को चूम डाला। भला वो इनकी किसी बात पर इनकार कर सकता था? और आगा जान ने आगे बढ़कर इन्हें सीने से लगा लिया। इन सबको भुगतना पड़ रहा था। सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर अंदर इसका निकाह नूरुलैन के साथ मुकर्रर कर दिया गया और घर में किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था सवाए वकार साहब के। अब्बाजान और इसकी जात के अलावा वो चंद गिने चुने लोग ही वहां पहुंचे और जिस वक्त इस कमसन सी दुल्हन को इसके पहलू में लाकर बैठाया गया वो पलट कर देख भी नहीं पाया था कि वो लड़की है कौन, इसकी उम्र कितनी है। वहां भी ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, बस आगाजान के 2 करीबी मुलाजिम और काजी साहब। निकाह शुरू हुआ। नूरुलैन दख्तर वकार हसन साहब और इसने दोबारा सर उठाया। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस वक्त इसकी नजरें वकार हसन पर जमी हुई थी। इसके चचा की बेटी थी कि सब हो रहा था। इसने कबूलियत के मराहिल तय करने के बाद निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए इस लड़की को अपने नाम में शामिल करते हुए अपनी जात पर हकदार बना लिया था, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। मुलाजमीन वहां से रुखसत हो गए। काजी साहब के चले जाने के बाद वो लड़की आगे बढ़ते हुए अपनी मां से लपट गई। अम्मी आप तो ठीक हो जाएं। आपने कहा था कि जिस वक्त मैं दुल्हन बनूंगी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अपनी आंखें फटफटाते हुए इसने पहली बार नफीस से लहजे में कहा था और शहराम ने नजरें उठाकर इसके चेहरे को देखा। भला वो कैसे हसीन ना होती। वो सामने पड़ी इस औरत की बेटी थी जो उम्र के इस हिस्से में भी अपने हुस्न की वजह से किसी को भी घायल कर सकती थी। सर पर नफासत से जमाया गया दुपट्टा, लागर चेहरा और आंखों के नीचे गहरे हल्के। इसने अपने कपकपाता हुआ हाथ उठाकर अपनी बेटी को अपने साथ लगा लिया और फिर पलटते हुए आगा जान को देखकर अपनी आंखों में तशक्कुर भर लिया। ये वकार हसन की जवानी के दिन थे जब सारा बेगम से मंसूब होने के बावजूद वो बदनाम गलियों में अपनी रातें गुजारा करते थे। दोस्तों के हजूम ने इन्हीं बदनाम गलियों से मुतारिफ करवाया और फिर उन्होंने अपना बसेरा वहीं कायम कर लिया। दिलावर खान को जब तक इनकी हरकतें मशकूक लगती थी तब तक इनकी नजर में जहां आ चुकी थी। जिस वक्त की मशहूर रकासा थी और वकार हसन का दिल बुरी तरह इस पर फिदा हुआ था। हर रात वो सिर्फ जहांरा को देखने के लिए वहां जाया करता था और इस वक्त तक इसे देखता रहता जब तक कि जहांरा अपना रक्स अपने दीवानों के सामने तमाम नहीं कर लेती। वो सुर्ख सफेद रंगत की मालिक लड़की जब मुस्कुराती तो जैसे इर्द गिर्द फूल खिलने लगते थे। इसकी सुरमई आंखें काजल से लबा भरी हुई थी। जवान कमसन कली इतनी हसीन लगती थी कि न जाने कितने दीवाने इसके कदमों में अपना दिल रखने के लिए बेताब थे। लेकिन अभी इसकी नथ उतराई की उम्र नहीं आई थी और नायला चाहती थी कि जब तक कोई ऐसा गाहक नहीं मिल जाता जो उसकी शान शान रकम अदा न कर दे तब तक इसकी नथ उतराई की उम्र नहीं होगी। और वैसे भी इस वक्त वो 17 साल की कमसन कली थी जिसे नायका ने सारी दुनिया से बचा कर रखा हुआ था, क्योंकि इस वक्त वो इस कोठे का कुल सरमाया थी जिससे वो लोगों के सामने बिखरता हुआ नहीं दिख सकती थी। लेकिन वकार हसन की नजरें इस पर यूं जमी थी कि फिर हटने का नाम नहीं लिया। वो बड़ी बुरी तरह इस पर फिदा हुआ था। इस पर जेब भर कर लुटा देना और पूरी पूरी रात इससे देखते हुए गुजार देना ये कोई काम इश्क नहीं था। और आहिस्ता आहिस्ता इसके इश्क के चर्चे इधर उधर मशहूर होने लगे। सब रकासाओं में ये बात मशहूर हो गई थी कि वकार हसन एक बिगड़ा हुआ खानजादा सिर्फ पूरी रात जहारा का दीदार करने के लिए कोठे के दरवाजे पर बैठने के लिए भी तैयार है। इसके काम दीवानों से नहीं थे, लेकिन ऐसा दीवाना इसने पहली मर्तबा देखा था जो सिर्फ इसकी आंखों पर मरमिटा, जो इसके लबों की लाली को किसी और से मसलता हुआ नहीं देख सकता था। और इस रोज इसने वकार हसन के सामने हाथ जोड़ दिए। वो नाजुक सी कली इसके सामने अपनी भीगी भीगी आंखों में इल्तिजा लिए इसे देख रही थी। खान साहब ये जगह आपके लिए नहीं है, वापस लौट जाएं, वो कह गई। और वकार हसन ने इसके दोनों हाथों को थाम लिया। वापस चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर, मैं तुम्हारे बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। बात इसकी जिद पर आ गई थी। इसने कह दिया था वो अपने कहे को पाए तकमील तक पहुंचाना जानता था, लेकिन जहारा ने दहलते हुए दिल के साथ इसके लबों पर अपने हाथ जमा लिए। नाका के लोग यहाँ कुत्तों की तरह घूमते हैं। अगर इन्होंने आपके मुंह से बात सुन ली तो दोबारा यहाँ पर आपके दाखिले पर भी पाबंदी लगाई जाएगी और ऐन मुमकिन है कि मैं अपने मुंह से इस बात का इकरार नायका के सामने कर लूं और आपके आने पर पाबंदी लगा दी जाए। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि एक शरीफ खानजादा किसी रकासा के इश्क में पड़कर गुलाम हो जाए, इसलिए वो उसे यहाँ से भेज देना चाहती थी।
लेकिन वो अपनी जिद पर डटा रहा। बिलाखिर इस रोज नथुतराई की बात इसने खुद ही नायका के सामने कर दी। नायका हंसते हंसते इसे देखती रह गई। खान बाबू से यहाँ आकर देखना तो ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकर जाने में बड़े खान की सारी जमीन वक्फ हो जाएगी। तभी तो हम जहारा को यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। जानते हो ये कितनी महंगी है। और वो बेचारी ऐसे देखता रह गया। वकार हसन की जान से ज्यादा कीमती नहीं होगी। मैं अपनी जान तुम्हारे कदमों में रखता हूँ, तुम जहारा को मेरे हाथ में रख दो। यहाँ पर हुसन बिकता है खान साहब। यहाँ खैरात नहीं दी जाती कि हर मांगने वाले के हाथ पर मैं हुसन रखती जाऊं और वो मेरे दरवाजे को छोड़ता चला जाए। चंद दुआओं के एवज नायका ने इसकी आंखों में बेताबी को भांप लिया था। वो जानती थी कि किसी न किसी रोज कोई ना कोई शख्स इस पर हक जमाने आ जाएगा और इसकी खूबसूरती पर सिर्फ अपना हक समझेगा। खान बाबू यहाँ से चले जाएं और दोबारा इस वक्त आइएगा जब हाथ में 20 लाख मौजूद हो। और 20 लाख की रकम इस वक्त इतनी कसीर रकम थी कि इसे सुनने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। लेकिन यह मामला इसकी मोहब्बत का था और वो मोहब्बत में किसी हद तक भी जा सकता था। दिलावर साहब के सामने बैठ गया। बाबा, मेरी पढ़ाई के लिए मैं बैरून मुल्क अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे कुछ रकम देते। और दिलावर खान जानते थे ये एक बेबुनियाद सा जवाब है। जो यहाँ दिल लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाया वो बैरून मुल्क जाकर कौन सा तीर मारेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाई के साथ मिलकर कारोबार संभालो, क्योंकि तुम्हारे हक में यही ठीक है। इसके बाद इस पर कोई भी तवज्जो दिए बगैर दिलावर खान उठ गए और इससे दूसरा रास्ता अपना लिया। माँ के अच्छे खासे जेवरात उठा लिए, कुछ रकम दोस्तों से उधार ली, कुछ अपनी कीमती चीजों को बेच दिया और इस रोज पूरे 20 लाख के साथ वो इस कोठे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। आज इसकी आंखों में जीत की चमक थी, एक कशिश थी। वो इसे हासिल करने आया था जिसके ख्वाब देख देख कर इसने अपने दिल में इश्क को परवान चढ़ाया था। और इसने हकीकतन जब नायका के सामने 20 लाख रुपए रखे, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। न जाने कितनी बार उठाकर इसने गुनाह था, सिर्फ एक रात में हमेशा के लिए ले जाऊंगा जहारा को। और ऊपर सीढ़ियों की ओट में चिमटी हुई जहारा का दिल बाग बाग हो गया। इसकी आंखों में आंसू थे और लबों पर मुस्कुराहट। आखिर कोई तो आ गया जो इसे इज्जत की जिंदगी दे सकता था। इसकी माँ इसकी पैदाइश के बाद इसको कोठे में इंतकाल कर गई। वो नहीं जानती थी कि वो किसकी बेटी है, लेकिन इसे यकीन था वो यहीं पर आने वाली किसी बिगड़े हुए नवाब का खून होगी, जो यहाँ पर अपने खून को छोड़ जाते हैं और अगली बार इससे भी अपने सामने नाचता हुआ देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं। इन बदनाम तारीख गलियों में रिश्तों का तकद्दुस भूल जाया करता है, लेकिन वो चाहती थी कि इसकी इज्जत कायम रहे, इसका वकार कायम रहे, और खुदा ने इसे एक मौका दिया था। नायका ने इसका हाथ वकार के हाथ में थमा दिया। इससे हुसन पर अना मामूली बात होती है खान बाबू, लेकिन वो लड़की जिसका कोई बाप ही नहीं है, इसके साथ एक खानजादा का इज्जतदार जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं होता। ले जाओ, जितनी रातें मर्जी अपने पास रखो, जितने दिन ऐश करना चाहते हो करो, लेकिन जिस वक्त थक जाओ इस रोज मेरे दरवाजे पर बेधड़क छोड़ जाना। जहारा का हुस्न मेरे लिए फिर भी कीमती होगा। और वकार हसन ने इसे अपने बाजुओं में भर लिया था। जो शख्स इतनी मेहनतों और मुरादों के बाद, इतनी कोशिशों के बाद इसे हासिल करने पर कादिर हुआ था, वो भला इतनी आसानी से इसे छोड़ सकता था? हरगिज नहीं। वो इसे लेकर रूपोश इलाके में चला आया, जिस बस्ती में इससे कोई न जानता हो, जहां से इसे जहारा मैसर आए। और सिर्फ चंद दिनों के बाद इसने जहारा से निकाह कर लिया। एक इज्जतदार जिंदगी जिसका जहारा ने तस्वुर भी नहीं किया था, इसके हिस्से में आ गई। और इस रोज वो पहली मर्तबा जायनमाज पर 2 रकत शुक्राने के नवाफिल अदा करते हुए इतनी शिद्दत से रो पड़ी थी कि वो शिद्दत ही नाकाबिले बयां थी। खुदा ने इसे एक इज्जतदार जिंदगी से नवाज दिया जिसका भी इसने ख्वाब में तस्वुर भी नहीं किया था। एक ऐसा शख्स जो इसे मौजज़े की तरह देखता था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मर्द की मोहब्बत सिर्फ जहाद की तरह उभरती है, जिसका जोश देखकर लगता है कि अभी छलक जाएगी, लेकिन जरा सी फूंक इसे तह से लगा देती है। जहारा बेगम इस वक्त वकार हसन की बीवी के दर्जे पर फायज हो चुकी थी। वो औरत जिसने जवानी में एक अरसा एक रकासा के तौर पर गुजारा था और जिससे यकीन था कि इसका मुस्तकबिल बहुत ही तारीक होने वाला है, लेकिन फिर भी खुदा ने इसे इज्जत बख्शी और वकार हसन के पांव के तलवों की खाक बनकर रह गई। वकार हसन ने चाहे जितनी कीमत अदा की थी, चाहे जितनी रातें से देखने में गुजार दी, लेकिन वो पहली रात थी जब वो पूरे हक से इसके करीब आया था। और जहारा बेगम के लिए वो शख्स तो एक मौजज़ा खुदाबंदी था जिसे अता कर दिया गया, शायद इससे अंधेरों भरी दुनिया से निकाल कर रोशनी में लाने वाला शख्स, इसकी इज्जतों और मोहब्बतों का इकलौता वारिस। और इस रोज इसने झुकते हुए वकार हसन खान के पैरों को चूम लिया था। खान साईं सारी उम्र के लिए कनीज खरीद ली है आपने, और वकार हसन ने इसे जो उठाते हुए अपने सीने से लगा लिया। तो मेरे दिल का वो टुकड़ा हो जो कभी मेरे दिल से दूर नहीं हो सकता, जहारा। और अब तुम जहारा खान हो, मेरी बीवी। मैं बहुत जल्द तुम्हें आगा जान के सामने लेकर जाऊंगा और वही इज्जत और मुकाम दिलवाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो।
लेकिन शायद ये सब कहने सुनने की बातें थी। इस शख्स ने बस कह दिया और जहारा बेगम ने सुन लिया। बात ये खत्म हो चुकी थी, लेकिन जहारा बेगम की जिंदगी यकलक बदल गई। इसने खुद को बदल लिया था। वो लड़की जिसे सारा दिन रकासा की तरबियत दी जाती थी और रात के इसके पैरों में घुंघरू बांधकर इसे दिल वालों का दिल रखने के लिए झूमने पर मजबूर किया जाता था, वो लड़की अब जायनमाज से नहीं उतरती थी। जायनमाज यूं पकड़ी के इसके दिल पर लगाए रखा। वो आज भी हसीन थी, बेहद हसीन, लेकिन कभी भी इसने वकार हसन खान से अपना हक का कोई मुतालबा नहीं किया। कुछ दिनों तक ये खबर आगा जान के कानों तक पहुंच चुकी थी कि वकार खान की चाल चलन दुरुस्त नहीं रही। वो रकासाओं की महफिलों में बैठने वाला शख्स है और यहाँ तक सुनने में आया है कि इसने किसी रकासा को पैगाम निकाह भेज रखा है और आगा जान का तेज देखने वाला था। शाम और आगा जान ने मिली भगत से इससे कॉल कर लिया कि वो बैरून मुल्क चला जाए और चंद साल गुजार कर वापस आए ताकि ये भूत इसके सर से उतर जाए। अब वो क्या बताता कि वो रकासा को पैगाम निकाह नहीं भेज चुका, बल्कि हकीकत में इसके साथ निकाह करके अपनी जिंदगी की शुरुआत कर चुका है। लेकिन इसे यकीन था कि अगर वो ये बात आगा जान के सामने दोहरा देता तो आगा जान हमेशा के लिए इसे हर चीज से सब कुछ बहुत जरूरी था दस्तबरदार कर देते और खासतौर पर वो अपने बाप से कभी भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था और इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली। वो इन दोनों के निकाह का छठा महीना था जब इस रात वकार खान जहारा बेगम के पास आए, लेकिन इनका चेहरा उतरा हुआ था। आंखों में कुछ मायूसी थी और जहारा बेगम देखते ही भांप गई। खान साईं, क्या हुआ है? इनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। बाबा और शम्स भाई मुझे बैरून मुल्क भेजना चाहते हैं ताकि मैं कुछ साल वहां गुजार कर आऊं। और जहारा बेगम का चेहरा वाज़ेह हो चुका था। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें साथ लेकर जाऊं और फिर वापस कभी ना आऊं। क्या तुम मेरे साथ जाओगी? इसे जहारा बेगम के हाथों को थाम लिया था और जहारा बेगम बस इस शख्स की आंखों में देखती रह गई। पहले क्या कम ऐसा नात है खान साईं जो इससे भी अपने सर पर सवार कर लूं। आजाद जिंदगी परवरदिगार ने आपके नाम का सहारा दिया है और अब हरगिज नहीं चाहती कि इस नाचीज के लिए आका जान से उलझ जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रिश्तों का तकद्दुस कितना जरूरी होता है। मेरे लिए आप जरूरी हैं। वो आगा जान के गुस्से से वाकिफ थी। इसे किसी चीज का लालच नहीं था, लेकिन इसे इस बात का खदशा था कि अगर वकार हसन खान इसकी वजह से अपने प्यारों से बिछड़ गया तो शायद वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त उन्होंने वकार हसन को खुद से जुदा कर दिया था। वो रात भी बड़ी बेताबी की रात थी। वकार हसन इस पर टूटकर बिखरे और अपनी मोहब्बत की एक मोहर को इसके वजूद पर सब्त कर दिया। मैं कसी रकम तुम्हारे पास रखे जा रहा हूँ और वक्तन फौक्तन तुम्हें पैसों की मद में भेजता रहूंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो चुपचाप मेरे दोस्त ज़िया के घर चली जाना और इसे कहना कि पैगाम मुझ तक पहुंचा दे। इस वक्त वो दोनों जुदा हो गए और आगा जान ने वकार खान को बैरून मुल्क भेज दिया। इनका दिल जहारा बेगम के लिए तड़पा था, लेकिन इस तरफ से ज्यादा जरूरी था अब आपका हुक्म। और वो यहाँ भी बुज़दिली का शिकार होकर बाप को बता नहीं पाए कि एक जुदाई के ढेर इन दोनों के दरमियान लगा हुआ था। इन 3 सालों में इन्हें एक बार भी जहारा बेगम का पैगाम मौसूल नहीं हुआ था। इन्होंने इतनी बार ज़िया साहब को पैगाम भेजकर पता करवाया था कि जहारा बेगम किस हाल में है। वहां से वापसी के बाद भी इन्होंने एक बार भी जहारा बेगम से मुलाकात की, लेकिन इस अरसे में भी आगा जान ने इनका रिश्ता तय कर दिया अपनी भतीजी सारा बेगम के साथ। और फिर वो वक्त भी आया जब वापस आने के बाद इन्होंने सारा बेगम के साथ निकाह किया और इसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर ली। सारा बेगम अच्छी खातून थी, लेकिन गुस्से की तेज थी और अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए वकार साहब ने अपने कदम जहारा बेगम से पीछे हटाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो सिर्फ खर्चे तक महदूद हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इससे भी रुगर्दानी शुरू कर दी। इन्हें खबर मिली थी कि जहारा बेगम ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वो इसे भी देखने नहीं गए। वो वक्त मोहब्बत के खुमार को भूलकर अपनी अमली जिंदगी में कदम रखते ही सब कुछ फरामोश कर दिया। खुदा ने इन्हें सारा बेगम के वतन से भी औलादें अता की और एक खुशगवार फैमिली को छोड़कर वो कहीं बाहर झांकने का रिस्क नहीं कर सकते थे और यहाँ ना ही जहारा बेगम को अपने नाम से जुदा कर सकते थे। लेकिन सलाम था इस औरत के सब्र का कि जिसने पलट कर भी कभी मोहब्बत में वापस कदम हटाने का ताना नहीं, बल्कि जिस तरह इसने बेटी की परवरिश की, जिस तरह इसका ख्याल रखा, अपनी मजबूरियों, बीमारियों और जमाने की बुरी नजरों से बचते बचाते अपनी इज्जत को बचाकर इस मोड़ पर ले आई थी जहां जिंदगी इनका साथ छोड़ने लगी। और इस रोज मजबूरन इन्होंने वकार खान को पैगाम भेजा था कि इनकी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती कि वो पैगाम वकार साहब की बजाय आगा जान को मौसूल हुआ और आगा जान ने इसी रात वकार खान को अपने कमरे में बुला लिया था। शाम के इंतकाल के बाद वो वकार खान पर मुकम्मल इन्हिसार करने लगे थे और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वकार इस हद तक चला जाएगा कि इस रोज मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो बस सर झुकाकर बैठे रहे और दिलावर खान को पहली बार अपनी तरबियत पर अफसोस हुआ था, यानी इनके बेटे ने एक औरत को इज्जत दी, इसके साथ निकाह किया और फिर इसे फरामोश कर दिया।
कि अपनी बेटी का भी तुम जानते हो, तुम्हारा खून यानी तुम्हारी बेटी किस हाल में होगी। इसकी इज्जत की हिफाजत वो सख्त लहजे में धा रहे थे और वकार खान बस सर झुकाए शर्मिंदा बैठे थे। पशेमानी इनके चेहरे पर रकम थी। बाबा साईं, मैं जानता हूँ जहारा का माजी जैसा भी रहा हो, लेकिन इससे मेरी बेटी की तरबियत पैमाने पर की होगी, क्योंकि इस जैसी औरत वकार खान को डिजर्व नहीं करती थी। और दिलावर खान ने पहली बार वकार को गिरेबान से पकड़ लिया था। अगर मुझे तुम्हारी सफेद दाढ़ी का लिहाज ना होता तो शायद मैं तुम्हारा मुंह थप्पड़ों से लाल कर देता। तुम जानते हो, जब जमाने में बात जाएगी, जब तुम्हारी बीवी को पता चलेगा तुम्हारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, तुम्हारी हस्ती बस्ती जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये तबाही के खौफ से तुमने हक तलफी की, वो तबाही तुम्हारे सामने आकर तुम्हें ललकारेगी। फिर क्या करोगे तुम? इनका लहजा सख्त था। इनके पास कोई रास्ता नहीं था। दूसरे दिन वो वकार खान को लेकर इसी इलाके में पहुंच चुके थे। वो न जाने कितने बरसों के बाद वहां पहुंचे थे और इस खस्ता हाल घर की वीरानी को देखकर अंदाजा हो रहा था कि मकीनों ने कितनी वीरान जिंदगी बसर कर दी है। दरो दीवार से इंतजार टपक रहा था, जैसे वो भी आदी हो चुके हों जहारा बेगम के इंतजार के। इन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और शायद मुद्दत के बाद जानी पहचानी दस्तक को सुनकर जहारा बेगम का ज़ईफ सा दिल धड़क उठा था। इतने सालों के बाद वो शख्स इनके दरवाजे पर आ खड़ा था। नकाहत से चलते हुए बंद दरवाजे तक गई और दरवाजा खोल दिया और फिर न जाने कितनी देर बेताबी भरी नजरों से वकार खान के चेहरे को देखती रही। जहारा बेगम पहले से बदल चुकी थी। जर्द चेहरा, सफेद बाल, खूबसूरती से सर पर जमाया गया दुपट्टा, कंधों पर शॉल और हाथ में लटकती हुई तस्वीर। चेहरा नूरानी था, लेकिन इस पर सुकून फैला हुआ था। शिकवा वो इस रोज भी नहीं था। मजाल था जो इस औरत के लबों से कोई शिकवा निकला हो। बस नूरुलैन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आते हुए शख्स को देखा था। वही शख्स जिसको इसकी मां ने सारी उम्र पूजा था, वही शख्स जिसका नाम लेकर इसकी मां अपनी सुबह का आगाज करती थी, वही शख्स जो इसकी रातों की नींदों में भी बराजमान था। भला इस शख्स के साथ वो गद्दारी क्यों कर सकती थी? इस रोज भी कोई शिकवा नहीं था, नूरुलैन ने पूछा, लेकिन इसने अपनी बेटी के मासूम चेहरों को अपने हाथों के प्याले में भर लिया था। समझ लेना कि ये शख्स तुम्हारी माँ का मौसिन है। इसने कहने से इज्तनाब किया था कि ये तुम्हारा मौसिन है, बल्कि ये कहा था कि ये तुम्हारी माँ का मौसिन है, क्योंकि वो जानती थी कि नूरुलैन को इस शख्स से कभी वो मोहब्बत, वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। वो बहू वकार खान जैसी आंखें और बाकी चेहरे के सारे जाविये, जहारा बेगम जैसे सुर्खो सफेद रंगत और माँ ने 10 पर्दों में छुपाकर परवरिश की थी। कुरान मजीद की तालीम हासिल की, वाजबी सी दूसरी तालीम में भी जहां तक मुमकिन था जहारा बेगम ने दिलाई, और जब मुमकिन नहीं हो पाया तब अपने पास से अपने आंचल में छुपा लिया। मैं माजर चाहता हूँ जहारा, मैं नहीं जानता था कि मेरे बेटे ने तुमसे निकाह कर रखा है। दिलावर खान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो भूल चुके थे कि सामने बैठी औरत कभी रकासा रही है। इनकी नस्ल की इज्जत वही मिट्टी में मिला सकती है। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, बस नरमी से इनके घुटनों को 2 उंगलियों से छू कर अपने सीने से लगा लिया। आगा जाना तेरे लिए मेरे बाप की जगह है, क्यों मुझ नाचीज को गुनहगार करते हैं? वकार खान के चेहरे पर पशेमानी थी, लेकिन अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था। जहारा बेगम पिछले 1 साल से ब्लड कैंसर की मरीजा बन चुकी थी और इस वक्त जब इन्हें मालूम हुआ तो इन्होंने ये पैगाम भिजवाया था ताकि इनकी बेटी को साहिबा मिल जाए और वो इज्जतदार तरीके से अपने बाप के पास वापस चली जाए। दिलावर खान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो नहीं चाहते थे कि ये लड़की वकार खान की बेटी की हैसियत से हवेली में जाए और हवेली में कहराम बर्पा हो जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि अपने बेटे के खून को यूं बेयारो मददगार छोड़ देते। और बिलाखिर इनकी नजर जाकर टिकी थी शराम खान पर और इसे कुर्बानी के बकरे का किरदार अदा करना पड़ा। वकार खान पशेमान थे। इस रोज वो झुकते हुए जहारा के कदमों में बैठ गए। मैं तुम्हें भूला नहीं था, शायद खुदगर्ज हो गया था। वो रो रहे थे और जहारा बेगम भला कहाँ इसे रोने दे सकती थी। खान साईं, भला मुझे नाचीज की इतनी औकात कि मैं आपके सामने सर उठाकर बात कर सकूं। अपनी दुनिया समझ गई, आखिरत में खुदा के सामने पशेमानी नहीं होगी। भला इससे ज्यादा मुझे आपका क्या एहसान चाहिए था? और वो बस जहारा बेगम के सामने बैठकर रोते रहे। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था। इससे 1 महीने में न जाने वो कितनी बार भाग भाग कर डॉक्टरों के पास गए, मिन्नतें समाजतें की, लेकिन डॉक्टर्स ने इन्हें लाइलाज करार देते हुए घर वापस भेज दिया था। और अब सिर्फ इंतजार था तो मौत का, और वो 1 महीना वकार खान इन्हें एक एक लम्हा मयस्सर रहे। और इस बात में जब इस सुर्ख सयाल की उल्टी इनके मुंह से बहती चली गई तो वकार खान ने खींचते हुए इन्हें अपने सीने से लगा लिया। जहारा, मैं तुम्हारा खसारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और इन्होंने टूटे फूटे लफ्जों में इनके हाथ थामकर एक बार फिर शुक्रगुजारी से इन्हें देखा था।
मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक इज्जतदार जिंदगी गुजारे, वो अपने बाप के घर में रहे। मैंने इससे साफ लफ्जों में नहीं बताया कि आप इसके बाप हैं, लेकिन वक्त आने पर इसे बता दीजिएगा, इसे वो मोहब्बत दीजिएगा जिसकी वो तलबगार है। और इस रोज जहारा बेगम ने वकार खान की बाजू में दम तोड़ दिया था। नूरुलैन की जिंदगी का वो पहला खसारा था जब बेपनाह मोहब्बत करने वाली माँ से वो जुदा हुई तो ज़ारा कतार फूट फूट कर रोई थी और शहराम खान बस तरस भरी नजरों से इस मासूम सी कली को रोते हुए देखता रहा। और कोई चारा नहीं था, दिलावर खान इसे घर वापस लेकर आए। ये कहकर मुतारिफ करवाया था कि इनकी एक अजीजा की बेटी है, अजीजा वफात पा चुकी है और ये लड़की इसी घर में रहेगी। और ताबिंदा बेगम ने तो इसे मुलाजमा बना डाला था। तब तक इंतजार करना था जब तक कि वकार हसन अपनी जुबान खोलकर सबको ये ना बता देते कि वो उनकी बेटी है। और न जाने वो दिन का आना था जहारा की मौत ने इन्हें बेबस कर दिया था। वो अंदर से टूट फूट कर शिकार हो गए थे और पछतावे की आग में घिरे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद नूरुलैन के साथ इनका ताल्लुक ज्यादा नहीं जान पाया। ऐसा नहीं था कि नूर से वो मोहब्बत नहीं करते थे, वो इनकी बेटी थी और इन्हें अजीज थी, लेकिन वैसे अजीज नहीं थी जैसे सारा की औलाद या फिर वो खौफजदा हो चुकी थी। अपने हंसते बसते घर को उजाड़ने के लिए अपने बाकी बच्चों को बेसहारा नहीं करने देना चाहते थे। इस वक्त जैसे कि शहराम ने इसे अपने कमरे में बुलाया था, बिल्कुल इस बात का ख्याल करते हुए वो दबे पांव रात सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर शहराम के कमरे की जाने बढ़ी और जब कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। पहली वो शहराम के पास आ जाए। इन दोनों के दरमियान कोई खास ताल्लुक नहीं बना था, लेकिन फिर भी शहराम इसके साथ अच्छा वक्त गुजारता था और गुजरे हुए वक्त के साथ साथ इससे नूरुलैन से खासा लगाव पैदा हो गया था, जो इस घर में आने के बाद नूरी बन चुकी थी। लेकिन इसके लिए फिर भी नूरुलैन थी। इसकी आंखों का नूर वो खुद को इस लड़की के जाने माइल होने से बाज नहीं रख पाया था और वजह थी इसकी पाकीज़गी, इसका शफाफ तरीन हुस्न और इसकी मासूमियत। अपनी मासूमियत से वो किसी को भी घायल कर सकती थी। और भला शहराम खान क्या चीज था? इस रात भी वो शर्टलेस वजूद बेताबी से इसकी जाने बढ़ा। पहली बार वो यूं आपस में टकराए थे और शहराम खान की आंखों में खुमारी उतरी। तुम्हें किसी के सामने ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम जानती हो कि बात तुम्हें बदनाम कर सकती है। वो इसे समझा रहा था और वो शहराम को देखती रह गई। लेकिन मुझे शौक है, मैं भी बच्चे पैदा करूं। आप मेरे शौहर हैं तो क्या मेरे बच्चे आपको बाबा कहेंगे? वो कह गई और शहराम ने इसकी बोलती बंद करने के लिए झुककर इसके लबों पर हल्की सी गुस्ताखी की। वो मुकम्मल सुर्ख हो गई। खान साईं, आपकी इस कदर बेशर्म है। और वह इसकी बात पर जोर से हंसा था। हालांकि मैंने अभी कोई बेशर्मी नहीं दिखाई। बेगम जान इसमें झुकते हुए अपने बाजू में भर लिया और वो एक सरगोशी करके रह गई। खान साईं, इसकी आंखें फैली हुई थी। हैरानगी से वो नहीं जानती थी कि शहराम इसे अपने बाजू में समेट कर इस पर मोहब्बतें नछावर करने के बाद इसके साथ इस नाजुक ताल्लुक को जोड़ आया, जिसके बाद वो हमेशा के लिए सिर्फ इसकी होकर रह जाएगी। वो इसके वजूद पर अपने नाम की मोहर साबित कर देना चाहता था ताकि कल इसे कटहरे में खड़ा किया जाए तो वो यकीन से सर उठाकर कह सके कि हाँ, इसके किरदार का गवाह वो खुद है, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता। इसके लबों पर झुकते हुए जाबजा अपनी मोहब्बत के नाक छोड़कर वो इसकी गर्दन पर आया और नैनी से इसे अपनी लपेट में ले लिया, जबकि वो कांप कर रह गई। इसका नन्हा सा वजूद बुरी तरह कांप रहा था। खान साईं, बड़ी बेगम साहिबा, इससे अभी भी ताबिंदा बेगम का खौफ था। किसी का भी जिक्र नहीं करोगी तो सिर्फ इस वक्त तुम और मैं इसे खामोश करवाते हुए वो मोहब्बत भरे बादल की तरह इस पर टूटकर बिखरा था और इसे अपनी मोहब्बत की आगोश में समेट लिया। मर्दान दोनों के दरमियान ताल्लुक बना चुका था, एक गहरा ताल्लुक जो किसी को मटाए नहीं मरता। तुम भी इसका तस्करा किसी से नहीं करोगे कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें बीवी के हकूक देकर मैंने तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना बना लिया। अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन तब तक खामोश रहना होगा जब तक कि वक्त मुकर्रर नहीं आ जाता। इसे खामोश करवाते हुए वो अपने कमरे में भेज रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि जो हंगामे लिखे जा चुके हैं वो होकर रहते हैं। इंसान बस इंतजार करता है, लेकिन कुछ बातें पहले से मुकर्रर होती हैं और इस रोज भी ऐसा ही हुआ था। वो सीढ़ियां उतरते हुए वहां से जा रही थी जब तक ताबिंदा बेगम ने इसे देख लिया। इस वक्त वो किचन से बाहर निकल रही थी और ताबिंदा बेगम ने इसे देखकर अपने कदम रोक लिए। उनके बेटे के कमरे से आ रही थी। इनकी तेवरी चढ़ गई। तैश में इनका दिल चाहा कि वो भी इस लड़की को बालों से पकड़कर घसीट कर यहाँ ला खड़ा कर दे, लेकिन इस वक्त इनके बेटे की बदनामी थी। सो सब्र के घूंट भरते हुए वो जो वहां से चली गई। मुराद इसके लिए अजीब अजियत भरी रात थी। इसे सोचा नहीं था वो किन रिश्तों के जोड़ तोड़ में फंस चुकी है। शहराम इसका शौहर था, लेकिन यहाँ वो एक मुलाजमा की जिंदगी गुजार रही थी।
इसकी मां ने बताया था कि इसका बाप भी इस घर में रहता है, और जहां तक इसे यकीन था वकार हसन ही इसका बाप था, लेकिन वो खुलेआम अपने बाप से अपनी मोहब्बत का इजहार इनके सामने खड़े होकर इसे बेटी का दर्जा नहीं दिया था। और आगा जान जो इसके साथ मोहब्बत भी करते थे, इसकी हर ख्वाहिश भी पूरी करते, लेकिन फिर भी इससे वो रिश्ते मयसर नहीं थे, और शहराम ने जो कुछ किया इसका अजाला इसे किसी तरह भुगतना पड़ेगा। वो नहीं जानती थी कि इसी परेशानी में अगली सुबह वो बुखार से फनक रही थी जब इसे जगाने के लिए आई और इसने रजिया से कह दिया कि वो बुखार की वजह से हवेली के अंदर जा सकती है। नाश्ते की टेबल पर जब दोनों पोर्शन के लोग जमा हुए तब ताबिंदा बेगम ने आगा जान के सामने बात रख दी कि नूरी इस घर में बर्दाश्त नहीं है। वो चाहती है कि नूरी जल्द से जल्द इस घर से चली जाए। वकार हसन का रंग भग से उड़ गया। इनके चेहरे की जर्द रंगत को दिलावर हुसैन ने बाखूबी नोट कर लिया। ताबिंदा बेटा, ये नाश्ते की मेज है, यहाँ मैं कोई बदमजगी नहीं चाहता। लेकिन इनके हल्के सख्त लहजे में भी आज कुछ खास असर नहीं रखा था और ताबिंदा बेगम बुरी तरह भड़क उठी थी। आखिर आप चाहते क्या आगा जान? इस लड़की को लाकर हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया है, या फिर इसे यहाँ से किसी के संग रुखसत करें, या फिर हमारे सरों से उधार कर किसी और जगह मुंतकिल करवा दें, क्योंकि मैं इस गुनाह की पोटली को अपने घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। गरीब खुदा का हमारा खाती है और हमारे घर में पनाह लेकर बैठी और हमारे लड़कों पर तांग झांक करती है। शराम इस वक्त सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। तुम क्या कहना चाहती हो? खुले लफ्जों में कहो। आगा जान, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। मुझे लड़की अपने घर में बर्दाश्त नहीं है, इसे यहाँ से निकाल कर चलता करें। मैं तो बस ये नहीं चाहता कि ये किसका गंदा खून है, इसकी चाल चलन कैसे है, पूरी हवेली का माहौल खराब करेगी, और आप चाहते यहाँ पर जवान लड़के रहते हैं। ताबिंदा बेगम की बात सुनकर शहराम ने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा था। यहाँ पर कौन सा लड़का रहता है मेरे अलावा? आप को अपने बेटे पर यकीन नहीं है? इसने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इसे अच्छा नहीं लग रहा था कि इसकी माँ नूरुलैन के बारे में ऐसी बातें कर रही है। मुझे अपने बेटे पर तो यकीन है, लेकिन इस लड़की पर हरगिज यकीन नहीं। उम्र के जिस दौर से वो गुजर रही है, इसकी जवानी की ख्वाहिशात को पूरा करना तुम लोगों के बस में नहीं, और ना ही तुम इस बदकिरदार लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। अच्छी तरह जानती हूँ मैं ऐसी लड़कियों को, और वो चाहता तो अपनी माँ को रोक सकता था, लेकिन आज नहीं। वो चाहता था नूरुलैन को वो मुकाम हासिल हो जिसकी वो तलबगार है, जिसकी वो हकदार है, जो इससे होना चाहिए। सितारा बेगम ने भी इस बात में बढ़ चढ़ कर ताबिंदा बेगम का साथ दिया था, और वकार साहब इस तरह सर झुकाकर बैठे रहे। लेकिन इनकी तनी हुई रगें और सुर्ख चेहरे से शहराम का अंदाजा हो चुका था कि इनके अंदर कौन सी आग जल रही है। बस फाइनल हो गया आगा जान, अब वो लड़की यहाँ नहीं रहेगी, इससे किसी यतीम खाने। और बकार खान इनकी बात मुकम्मल होने से पहले उठ खड़े हुए। वो लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी भाभी, जब तक मैं यहाँ हूं तब तक वो लड़की यहीं रहेगी। और सब लोगों ने पलट कर भी यकीनी से वकार अहमद को देखा था। बात इसकी जा रही थी और इसलिए रजिया फौरन जाकर इससे आगाह कर दिया, और वो लिपट कर हवेली के अंदर आ गई। आज वो इस सारे किस्से को तमाम कर देना चाहती थी। वो चाहती थी कि सबको वो कह दे कि वो तो खुद यहाँ रहना नहीं चाहती, इससे किसी यतीम खाने या किसी ट्रस्ट के हवाले कर दे, ताकि कम से कम इसे हर रोज ये सब कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े। लेकिन यहाँ वकार हसन को अपने लिए खड़ा होते देखकर वो वहीं साकित रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? पागल हो चुके हो तुम? ताबिंदा बेगम ने हैरत से वकार को देखा, और सारा बेगम भी फौरन खड़ी हो गई थी। आप इस लड़की की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? कहीं यहाँ पर भी तो हमदर्दी का भूत सवार नहीं हो गया? हाँ, हो गया है सवार भूत, इसकी हमदर्दी का और इसकी मोहब्बत का भी, क्योंकि वो लड़की भी इतना ही हक रखती है जितना इस घर पे बाकी लोग, क्योंकि वो मेरी बेटी है नूरुलैन। वकार हसन और शहराम ने सर झुका लिया। नूरुलैन ने सुकून से अपनी आंखों को बंद कर लिया। न जाने कितने आंसू टूटकर इसके रुखसारों को भिगोए थे। इसकी मां ने आज तक जिस सच को हमेशा फरामोश रखा, आज वो यूं डंके की चोट पर वाज़ह हुआ कि इससे कुछ बयान भी नहीं करना पड़ा। सारा बेगम के हाथ से चाय का कप गिरता चला गया। अब होश में तो है। वकार आप क्या कह रहे हैं? इस रोज वकार हसन ने सारा मामला इनके सामने रखते हुए इस बात का इकरार कर लिया कि नूरुलैन इनकी बेटी है, जो हैसियत वो इससे बचपन में नहीं दे पाए, जो मुकाम वो इसकी माँ को नहीं दे पाए, अब वो हैसियत और मुकाम वो इससे छीन नहीं सकते। और ना सिर्फ वकार हसन की बेटी है, वो शहराम की बीवी, और घर में हकीकतन कयामत बर्पा हो चुकी थी। सारा तो फौरन मायके जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वकार खाना पीछे हटने वाले नहीं थे। अगर उन्हें एक बार भी अपनी बेटी के लिए इस घर की कुर्बानी देनी पड़ती तो वो दे देते, लेकिन सच जो कुछ भी था इन्होंने बयान कर दिया। और रही बात शहराम की, ताबिंदा बेगम तो अपनी बेटी को घूरते हुए वहां से चली गई। वो यकीन भी नहीं कर सकती थी कि साजिश का शिकार इनका बेटा भी बन चुका है, और वो पीछे अपनी माँ के कमरे में गया। मैं इस लड़की को कभी भी कबूल नहीं करूंगी। वो तो वहीं से पलटकर सर्वेंट क्वार्टर में चली गई थी। इससे ज्यादा देर ये तमाशा देखा ही नहीं गया। मामा, वो लड़की मेरी बीवी है और ये रिश्ता आगा जान की मर्जी से हुआ है।
ना सिर्फ मेरी बीवी बल्कि चचाजाद भी तो है, तो फिर मैं क्या करूं? जाओ इसे बीवी और चचाजाद वाले हकूक दो, इसके साथ रहो। ताबिंदा बेगम शदीद दुख में थी। गोया इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनका बेटा भी इनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला कर सकता है। और दरवाजे में खड़े हुए आगा जान को देखकर वो उठ खड़ी हुई। इन्होंने नाराजगी से मुंह फेर लिया, लेकिन फिर भी वो आगा जान की ताजीम करना नहीं भूली थी। वो इस घर की बेटी है और ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से तय किया है। यकीन रखो, अगर तुम इससे मोहब्बत होगी तो वो तुम्हें इसके बदले में मोहब्बतों से नवाज देगी। आज मैं शाम से समझकर तुम्हें ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि बच्चों की खुशियों में खुश होने की कोशिश तो करो। अगर शहराम ने इसे दिल से कबूल कर लिया तो तुम्हारे लिए ये कोई मुश्किल अमर नहीं है। ये एक बाप की इल्तिजा है। तुमसे दो बड़े लहजे में कहते हुए वो वहां से पलट कर चले गए थे और ताबिंदा बेगम खामोशी से सर मसलते हुए वहीं बैठ गईं। जाओ तुम यहाँ से, शहराम, मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। इस वक्त इनका दिमाग बुरी तरह खराब था। वो नहीं चाहती थी कि शहराम को डांट कर हड़ी बड़ी सुनाकर इसकी इज्जत नफ्स को मजरूर करती। इनका जवान बेटा था और इनके बुढ़ापे का असासा, जबकि दूसरी जानिब वकार हसन ने सब कुछ सच सच बता दिया था। लेकिन इसके बाद इन्हें यह अंदाजा था और ना ही परवाह थी कि इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। सारा बेगम तो हत्ते से अखड़ चुकी थी, अपने मायके वापस चली गई, लेकिन इन्हें यकीन था वो एक न एक दिन इन्हें मना लेंगे। इस रात वो खुद नूरुलैन के पास गए और इसके हाथों को थाम लिया। इसने बुरी तरह अपने बाप के हाथों को झटक दिया। बाबा, आप मेरी अम्मी के लिए फरिश्ता थे, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप जानते हैं मैंने और अम्मी ने आपका कितना इंतजार किया। वो बिल्कुल सच कह रही थी। वकार अपने पछतावे को खत्म करने के लिए चाहे जो भी कर लेता, लेकिन इनकी गुजरे जिंदगी की महरूमियों को खत्म नहीं कर पाता। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मैं कमजोर पड़ गया था। मैंने तुम्हारी माँ से मोहब्बत की, लेकिन मोहब्बत को निभाने की सख्त मुझ में नहीं थी। वो ज़ारो कतार रो रहे थे और यहीं आकर वो कमजोर पड़ गई। अपनी माँ की तरह बेपनाह मोहब्बत करती थी अपने बाप से, जिससे आज तक इसने देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी माँ ने हमेशा से वकार हसन से मोहब्बत करना सिखाई थी। बाबा, अगर आंटी हमारे रिश्ते के लिए रजामंद नहीं होंगी तो आप मुझे यहाँ से कहीं और छोड़ आएंगे। मैं शहराम की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगी, ये इसका फैसला था। और वकार हसन अपने फैसले पर कायम थे। जो उनकी बेटी से आएगी अब भी वैसा ही होगा। और खुले लफ्जों में इन्होंने कह दिया, अगर शहराम ताबिंदा बेगम को मनाकर इस घर में ले आएगा तो एक बार फिर धूमधाम से इसे रुखसत करवा कर यहाँ से ले जाएगा, वरना चाहे तो इसकी बेटी को छोड़ दे, क्योंकि वो ये खसारा तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये खसारा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इनकी बेटी एक मुलाजमा की हैसियत गुजारे या फिर सारी जिंदगी अपनी माँ की तरह घुट घुट कर मर जाए। जबकि दूसरी जानिब वो मुकम्मल कोशिशें कर रहा था ताबिंदा बेगम को मनाने की, और बिलाखिर 2 हफ्तों की तवील कोशिश के बाद ताबिंदा बेगम ने इससे एक और मौका देने का सोच लिया था। लेकिन इसे यकीन था कि इसकी छोटी सी बीवी लाजमी इसकी माँ का दिल जीत लेगी। आगा जान सारा बेगम को खुद वापस लेकर आए थे। इन्होंने कहा था कि चाहे वो जब तक वकार हसन को माफ करें, लेकिन तब तक अपने घर में रहें, क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं था अपनी टूटी फूटी फैमिली देखना। और शाम पूरे इज्जत और एहतराम के साथ वकार अहमद ने रुखसत करके नूरुलैन को शहराम के संग दूसरे पोर्शन में भेज दिया। वो बेपनाह खुश थी। आज के दिन इसने सुरखरू होकर अपनी माँ को बेतहाशा याद किया था। अगर जहारा बेगम आज यहाँ होती तो शायद खुशी के मारे मर जाती। इससे यकीन था कि वो ताबिंदा बेगम का दिल जीत लेगी, इसका दिल जीत लेगी, क्योंकि इसने मोहब्बत करना सीखा था और मोहब्बत के बदले में हमेशा मोहब्बत ही दी जाती है, चाहे फिर देर से क्यों ना दी जाए। इस साथ वो पूरे जलवे के साथ इसके बेडरूम में इसकी बीवी की हैसियत से मौजूद थी। सजी हुई इस नाजुक सी दुल्हन को देखकर वो बस मुस्कुराता रह गया। तुम इतनी हसीन हो कि मेरा दिल चाहता है बस तमाम उम्र तुम्हें बैठकर देखता रहूं। मुस्कुराते हुए इसकी ठोड़ी को लबों से छूकर वो इकरार कर रहा था, और वो मुस्कुराती हुई लड़की इसके इकरार पर यकीन रखती थी। इससे यकीन था कि अगर वो शख्स इसे चाहने का दावा कर चुका है तो फिर सारी जिंदगी इसे चाहेगा, क्योंकि जिंदगी कुछ महरूमियों के साथ ही गुजारनी पड़ती है। तुमने सुन रखा है ना, सबको सब नहीं मिलता।